Hello learners, I am Dr. Meenu from LBSM College, Karandi, Jamshedpur. In this video lecture, I am going to discuss about the Vivlio Center of Origin of Cultivated Plants. इस वीडियो में हम लोग विवलियो सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं लेक्चर ऑन द ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। लेट्स डिस्कस about the Vivlio Center of Origin of Cultivated Plant. The center of origin is a geographical area where the particular group of organisms, domesticated or wild, first originated on earth. जो सेंटर ऑफ ओरिजिन था विविलियोस का, वो एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया था जहाँ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज डोमेस्टिकेटेड या वाइल्ड फॉर्म में ओरिजिनेट होता है। In other words, in the center of origin of a crop genetically confined one place, whereas the center of diversity may be found more than one place. उन्होंने बताया कि जो ओरिजिन सेंटर होते हैं किसी भी क्रॉप प्लांट का, वो एक प्लेस से जुड़े हुए होते हैं, जबकि अगर उनकी डाइवर्सिटी पर बात करें तो डाइवर्सिटी सेंटर बहुत एक से ज़्यादा प्लेसेस में हो सकते हैं। अब अगर इस थ्योरी के सिग्निफिकेंस की बात करें तो द इंफॉर्मेशन ऑन ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट इज एन इम्पॉर्टेंट प्लांट ब्रीडिंग टू लोकेट वाइल्ड रिलेटिव्स, रिलेटेड स्पीसीज एंड न्यू जीन्स. Knowledge of the origin of crop plant is important to avoid genetic erosion and loss of germplasm due to loss of ecotypes and habitat. अब अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो उन्होंने जो ये थ्योरी है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस थ्योरी का इम्पॉर्टेंस प्लांट ब्रीडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा है। अब प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है? प्लांट ब्रीडिंग कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग दो क्लोज रिलेटिव वैरायटी ऑफ प्लांट को आपस में हाइब्रिडाइज यानी क्रॉस कराते हैं और उससे एक नए तरह के प्रजाति का फॉर्मेशन, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो थोड़ा सा न्यू वैरायटी का होगा, उसको हम लोग फॉर्म कराते हैं। नॉलेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें जो ओरिजिन सेंटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए क्योंकि अगर वाइल्ड रिलेटिव को अगर हम लोग खोजने के लिए जाएंगे तो वाइल्ड रिलेटिव मोस्टली उसी एरिया में डाइवर्स ज़्यादा होता है जिस एरिया में ये ओरिजिनेट होता है। और चूँकि वहाँ जो भी एरिया है अभी सारे जगह जो इको टाइप का लॉस है या हैबिटेट लॉस, फ्रैगमेंटेशन से सभी फॉरेस्ट सफ़र कर रहे हैं, तो इसलिए उनके जर्म प्लाज्म यानी सीड्स के ख़त्म होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम लोगों को पता नहीं है कि उनका ओरिजिन कहाँ है तो हम लोग क्लोज रिलेटिव वैरायटी अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए खोज नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और इस नॉलेज को एक्सटेंड करने के लिए और इजीली हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स हो सके और जो क्लोजेस्ट वैरायटी है वो मिल सके, इसलिए उन्होंने फर्स्ट टाइम जोग्राफिकल एरिया और ओरिजिन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप प्लांट का कॉन्सेप्ट दिया। अब अगर विब्लियो के बारे में उन साइंटिस्ट के बारे में बात किया जाए तो वो एक रशियन साइंटिस्ट थे। द रशियन साइंटिस्ट, और उनका पूरा नाम था निकोलाई इवानोविच विविलियो। अब इवानोविच विविलियो ने क्या किया कि ही एंड हिज कॉलेजियस they are visited several countries and collected a number of crop plants, large number of crop plants with their wild relatives. उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ का विज़िट किया, सेवरल कंट्रीज़ पूरा ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और बहुत सारे जो प्लांट थे क्रॉप प्लांट उनको भी कलेक्ट किए कल्टीवेटेड फॉर्म में, और उसके बाद में उनके जो वाइल्ड रिलेटिव्स थे उनके भी सीड्स के जर्म प्लाज्म को सीड्स यानी जर्म प्लाज्म को उन्होंने कलेक्ट किया। दे यूज दिस कलेक्शन, और उसका यूज़ कहाँ किया? दे यूज दिस कलेक्शन इन रशियन ब्रीडिंग प्रोग्राम, और उसका यूज़ किया रशियन ब्रीडिंग प्रोग्राम में, क्योंकि रशियन साइंटिस्ट था, वहाँ के जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम थे उससे जुड़े हुए थे, ऑफ डेवलपिंग इम्प्रूव्ड वेराइटीज़, और दोनों का क्रॉस करा के फर्टिलाइज करा करके वो इम्प्रूव वेराइटी को ग्रो कराना चाहते थे। दिस डिडक्शंस वेर बेस्ड ऑन द एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ज्योग्राफी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उनका जो ये सारा ऑब्जर्वेशन था वो बेस्ड था प्लांट की मॉर्फोलॉजी पे, एनाटॉमी पे यानी उसके जो टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर है उस पर,
साइटोलॉजी सेल स्ट्रक्चर्स पे, जेनेटिक्स एंड प्लांट ज्योग्राफी एंड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स प्लांट इकोलॉजी पे. He considered that the great variety of origin centers were always located in the lower mountain and hills of the tropical and subtropical regions. उनका कहना था कि जितने जो ग्रेट ओरिजिन सेंटर हैं वे कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में जो हिली माउंटेन्स है या लोअर माउंटेन एरिया है वहाँ पर वो सारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. He also recognized some secondary center of origin where two or more species cross together. उन्होंने कुछ कुछ सेकेंडरी सेंटर्स को भी खोजा. इसके लिए उन्होंने बताया कि सेकेंडरी सेंटर्स आर ओरिजिन आर द प्लेसेस वेयर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन अक्कर एंड आफ्टर अनदर. उन्होंने बताया कि वहाँ पर नेचुरलाइज्ड भी हो सकते हैं और उनको आर्टिफिशियल भी सिलेक्शन करा के कल्टिवेट कराया जा सकता है. ऐसे जो रीजन्स हैं उसको उन्होंने सेकेंडरी सेंटर्स बताया और वहाँ से भी जर्म प्लाज्म का कलेक्शन किया. He stated that plants were not domesticated at random, but it was a continuous process. उन्होंने बताया कि प्लांट को डोमेस्टिकेटेड करना एक अचानक ही एट रैंडम प्रोसेस नहीं होता है बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. अचानक नहीं होकर करके इसको करने में बहुत सारा समय लगता है और धीरे धीरे नए वेराइटीज़ का फॉर्मेशन होता है. बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कराने पड़ते हैं तब जा करके इसमें सक्सेस होता है और एक नया वेराइटी इम्प्रूव्ड वेराइटी मिलता है. अब अगर विब्लियो सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें तो उन्होंने 1926 में अपनी थ्योरी प्रपोज की थी जिसे कहते हैं द सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स. और उन्होंने इसमें 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन के विषय में बताया था, जिससे फर्स्ट है चाइनीज सेंटर. अभी हम लोग 8 जो भी सेंटर ऑफ ओरिजिन था उनका उसके विषय में एक के बाद एक बात करेंगे और ये जानेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स उन्होंने वहाँ पर ऑब्जर्व किए थे. तो फर्स्ट इज़ द चाइनीज सेंटर. चाइनीज सेंटर के विषय में बात करते हैं. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट, सबसे प्राचीनतम एंड लास्ट इंडिपेंडेंट सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द कल्टिवेटेड प्लांट्स. ये चाइनीज सेंटर कैसा था? वन ऑफ द अर्लीस्ट सेंटर था और बहुत ही लार्जेस्ट था, सबसे बड़ा सेंटर है वो, और इंडिपेंडेंट है फ्रॉम दूसरे जो भी सेंटर्स थे उनसे ये इंडिपेंडेंट था. दिस सेंटर इंक्लूड्स माउंटेन रीजन ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न चाइना. उन्होंने माउंटेन रीजन और सेंट्रल और वेस्टर्न चाइना के माउंटेन रीजन को इस रीजन में इंक्लूड किया और ये बताया कि वहाँ पर बहुत सारे एंडेमिक स्पीशीज़ हैं लिस्टेड फ्रॉम दिस सेंटर. अब हम लोग जानेंगे एंडेमिक स्पीशीज़ क्या है. सॉरी एंडेमिक स्पीशीज़ वैसे स्पीशीज़ होते हैं जो एक पर्टिकुलर अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है यहाँ या फिर जो नेटिव एरिया है उसी रीजन में प्रेजेंट होते हैं और वहीं पर वो वेल डाइवर्स होते हैं. दूसरी जगह पे वो उतनी अच्छे से नेचुरलाइज नहीं हो पाते हैं. वैसे स्पीशीज़ को हम लोग कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज़. फ्रॉम दिस सेंटर दे ऑब्जर्व अबाउट सोयाबीन, रेडिश, टर्निप, pear, peach, palm, colocasia, buckwheat, opium poppy, brinjal, apricot, oranges and china tea. सोयाबीन, रेडिश, टर्निप, पियर, पीच, प्लम, कोलोकेशिया यानी कच्चू, बकवीट, ओपियम पॉपी यानी पोस्ता, ब्रिंजल बैगन, एप्रिकॉट जो होता है फ्रूट्स है, ऑरेंजेस और चाइना टी. ये सारे जो प्लांट्स थे वो ये देखा गया कि वो एंडेमिक टू द चाइनीज सेंटर थे. वो सिर्फ चाइनीज सेंटर में ही सबसे अच्छे डाइवर्स तरीके से वहाँ पर मिल रहे थे. दूसरा सेंटर्स जो उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट इज़ हिमालयन सेंटर. इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन. इसे हम लोग इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इंडियन रीजन में था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. दिस सेंटर इंक्लूड्स द रीजन ऑफ असम. इसमें कौन कौन से सेंटर रीजन्स इंक्लूड थे? रीजन ऑफ असम क्योंकि उन्होंने हिल को ही प्रीफर किया था. इंडो वर्मा एंड इंडो चाइना जो माउंटेन्स थे उनको. मलयन आर्टिपिलागो, मलय जो पठार था उसको इन्होंने इस हिमालयन रीजन में इंक्लूड किया था. जो हिमालय जो माउंटेन है और उसके एक्सटेंशंस को इन्होंने इंक्लूड किया था.
द एंडेमिक स्पीशीज लिस्टेड, इन्होंने फोकस किया था एंडेमिक मतलब पहला, चूंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम किया था तो उन्होंने नेटिव स्पीशीज पर ही फोकस किया था जो कि वहाँ के एंडेमिक थे। फ्रॉम दिस सेंटर इंक्लूड्स, इस सेंटर में उन्होंने क्या क्या चीज़ वहाँ पर उनको मिला, राइस, रेड ग्राम, चिकपी, काउपी, मूंग दाल, ब्रिंजल, क्यूकुम्बर, शुगर केन, ब्लैक पेपर, मोथ बीन, राइस बीन, कॉटन, टर्निप, इंडिगो एंड मिलेट्स। यहाँ पर उनको क्या क्या मिला, राइस मिला, रेड ग्राम लाल वाला जो चना होता है वो मिला, चिकपी, फिर उसके बाद काउपी, मूंग दाल मिला, ब्रिंजल, कुकुम्बर, खीरा जो होता है, शुगर केन यानी गन्ना, ब्लैक पेपर काली मिर्च, मोथ बीन टर्मरिक हल्दी, कॉटन नील, और मिलेट्स जो होते हैं, मिलेट्स मीन्स मोटे अनाज जो होते हैं, रबी क्रॉप्स दे आर कॉल्ड मिलेट्स, ये सभी वहाँ पर हिमालयन सेंटर में इनको देखने के लिए मिला था। अब थर्ड अगर मेडिटेरेनियन सेंटर की बात करें तो दिस सेंटर इंक्लूड्स बॉर्डर ऑफ मेडिटेरेनियन सी, इनका एरिया क्या था, मेडिटेरेनियन सी के बॉर्डर, मेडिटेरेनियन सी के जितने आसपास के जो एरिया हैं वो कल्टीवेशन के लिए, फ्रूट कल्टीवेशन स्पेशली उसके लिए बहुत ही फेमस है। मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड वेजिटेबल्स हैव देयर ओरिजिन इन दिस रीजन, वहाँ पर जितने बहुत सारे वेजिटेबल्स थे और फ्रूट्स थे वो उस एरिया के कल्टिवेटेड और एंडेमिक स्पीशीज़ थे। तो कुछ एंडेमिक स्पीशीज़ जिसको उन्होंने यहाँ लिस्टेड किया था, दे इंक्लूड ड्रम व्हीट, एमर व्हीट, ओट, बार्ली, लेंटिल्स, पी, ग्रास पी, ब्रेड बीन, कैबेज, एस्पेरेगस, पेपरमिंट एक्सेट्रा। इन्होंने मेडिटेरेनियन सी में कुछ कल्टीवेटेड क्रॉप प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया और कुछ कुछ फ्रूट्स वगैरह को भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो चूँकि ये कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए फोकस था, इसलिए इस जो स्पीशीज यहाँ पर जो लिस्टेड है दैट आर क्रॉप प्लांट्स को उन्होंने बेसिकली और वेजिटेबल्स को फोकस किया। तो उन्होंने वहाँ पाया ओट, बार्ली, लेंटिन, पी ग्रास, पी, ब्रॉड बीन, कैबेज, एस्पेरेगस, इतने चीज़ों को वहाँ उन्होंने देखा। अब फोर्थ एबिसिसियन सेंटर, एबिसिसियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, अब अगर एबिसिसियन सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें तो एबिसिसियन सेंटर में जो रीजन इंक्लूड होता है दैट इथियोपिया एंड पार्ट्स ऑफ सोमालिया। द एंडेमिक स्पीशीज लिस्टेड फ्रॉम दिस सेंटर इंक्लूड्स व्हीट, sorghum, बाजरा, सनफ्लावर, कैस्टर, ब्रॉड बीन, ओकरा एंड कॉफ़ी। इस जो एबिसिसियन सेंटर था उनका वो इथियोपिया एंड सोमालिया, ये कौन सा रीजन है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का रीजन है और अफ्रीका का जो ईस्टर्न पार्ट है, जो सिंग जिसको हम लोग कहते हैं अफ्रीका का, वो थोड़ा सा निकला हुआ पार्ट होता है अरेबियन सी की तरफ, उस पोर्शन में इथियोपिया और सोमालिया दो कंट्रीज़ हैं, उस रीजन को उन्होंने इंक्लूड किया इसमें। दिस सेंटर इंक्लूड्स व्हीट, sorghum, बाजरा, सनफ्लावर, कैस्टर, ब्रॉड बीन, ओकरा, कॉफ़ी एक्सेट्रा। अब अगर नेक्स्ट सेंटर की बात करें तो सेंट्रल एशियन सेंटर जो होता है इसमें इंक्लूड्स किया गया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, वेस्टर्न चाइना। द एंडेमिक इसमें जो रीजन सेंट्रल एशियन रीजन में इंक्लूड किया गया था, सेंट्रल एशिया में हम लोग जानते हैं अरेबियन सी, अफ़गानिस्तान और कुछ पाकिस्तान, उधर उज़्बेकिस्तान वाला पार्ट है, रशिया और इधर अरब सी और अरेबियन सब कॉन्टिनेंट के बीच का जो पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल एशियन सेंटर। इसलिए उन्होंने उसमें नॉर्थ वेस्ट एशिया को, यानी उधर राजस्थान और पाकिस्तान वाला जो एरिया है वो उस समय तक पाकिस्तान इंडिया अलग नहीं था वो, और अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और वेस्टर्न चाइना का भी कुछ रीजन जो मंगोलिया वगैरह है वहाँ तक वो स्प्रेड था, उस रीजन को भी उन्होंने कंसीडर किया था इनटू द सेंट्रल एशियन सेंटर। दस एंडेमिक स्पीशीज लिस्टेड फ्रॉम दिस सेंटर इंक्लूड, और कौन कौन से वहाँ एंडेमिक प्लांट्स मिले थे उन्हें, ब्रेड व्हीट, क्लव व्हीट,
सीसेम, सीसेम यानी तीसी, सॉरी सीसेम, हाँ सीसेम में, और लिंसिड, लिंसिड हो गया। उसके बाद मस्क मेलन था, कैरोट, ऑनियन, गार्लिक, एप्रिकॉट, ग्रैप, हेम्प, कॉटन। कुछ फाइबरस प्लांट्स वहाँ उन्होंने ऑब्जर्व किया था, कुछ ऑयल एल्डिंग में सीसेम और तीसी और ये क्या कहते हैं, तीसी और तिल। लिंसीड जो है वो तीसी और सीसेम जो है वो तिल। तो मस्क मेलन जो तरबूज होता है और खरबूज होता है, खरबूज इज कॉल्ड मस्क मेलन। और कैरोट, कैरोट हम लोग जानते हैं गाजर, अनियन प्याज, लहसुन, एप्रिकॉट फ्रूट है, ग्रैप वो भी फ्रूट है, हेम्प एंड कॉटन आर फाइबरस प्लांट्स। इतने प्लांट्स को उन्होंने एशियन सेंट्रल एशियन सेंटर से ऑब्जर्व किया था। अब नेक्स्ट एशिया माइनर सेंटर। दिस सेंटर कवर्स नियर ईस्ट एशियन रीजन्स। उन्होंने ईस्ट एशिया यानी पॉलिनेशिया और तुर्कमेनिस्तान वाला, ईरान वाला जो एरिया है उसको उन्होंने कंसीडर किया था। द एंडेमिक स्पीशीज लिस्टेड फ्रॉम दिस सेंटर इंक्लूड्स, उस सेंटर में वीट मिला, राई मिला, पोमग्रेनेट यानी अनार मिला, आलमंड्स मिला, फिग मिला, चेरी मिला, वॉलनट मिला, अल्फाल्फा ग्रास मिला और पर्शियन क्लोवर। इतने तरह के प्लांट्स जो हैं वहाँ एंडेमिक रिपोर्ट किया गया। अब नेक्स्ट हम लोग सेंट्रल अमेरिकन सेंटर की बात करते हैं। दिस सेंटर इंक्लूड्स साउदर्न पार्ट्स ऑफ मैक्सिको, कोस्टारिका, गुआटेमाला और होंडुरास रीजन। इस रीजन में सेंट्रल अमेरिकन सेंटर है, तो मैक्सिको और उसके आसपास जो भी कंट्रीज़ हैं उसमें इंक्लूड किया गया है। मैक्सिको, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला एंड होंडुरास रीजन को यहाँ इंक्लूड किया गया था। अब इस एंडेमिक स्पीशीज़ की बात करें तो यहाँ उन्होंने ऑब्जर्व किया मेज़, राजमा, लीमा बीन, मेलन, पम्पकिन, स्वीट पोटैटो, एरोरूट, चिली, कॉटन, पपाया, गुआवा, अवोकाडो। मतलब ये जो पूरा रीजन था ये कुछ क्रॉपिंग के संग में मोस्टली वेजिटेबल्स और फ्रूट के लिए फेमस था, तो वो सभी वेजिटेबल्स और फ्रूट वहाँ से एंडेमिक रूप में उन्होंने ऑब्जर्व किया था। हम नेक्स्ट साउथ अमेरिकन सेंटर की बात करते हैं। तो साउथ अमेरिकन सेंटर में जो भी एरियाज इंक्लूड है दैट इज़ पेरुवियन रीजन, पेरू जो कंट्री है वहाँ का रीजन, आइलैंड ऑफ साउदर्न चिली, ब्राज़ील एंड पैराग्वे रीजन्स। ये सभी जो कंट्रीज़ के विषय में हम लोग बात किए हैं वो सभी अमेरिकन, साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है इसमें हैं सारे के सारे। और यहाँ एंडेमिक स्पीशीज़ जो उन्होंने लिस्ट आउट किया वो थे पोटैटो यानी आलू, स्वीट पोटैटो, लीमा बीन, टोमेटो, पपाया, टोबैको, क्विनिन, कसावा, रबर, ग्राउंडनट, कोकोआ, पाइनएप्पल एक्सेट्रा। इसमें हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से घिरा हुआ है और इक्वेटोरियल जो है वो रेन फॉरेस्ट है, ब्रॉड लीफ रेन फॉरेस्ट है। और इस एरिया में बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा ही होते हैं वहाँ पर, एंडेमिक है, जिसमें से क्विनिन है। और इसके अलावा रबर प्लांट और कोकोआ प्लांट से जितने भी हम लोग ट्रीज़ देख रहे हैं ये सभी ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट के पार्ट हैं। अब इस डायग्राम की मदद से हम लोग उस 8 सेंटर के लोकेशंस को देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो दैट इज़ चाइनीज़ सेंटर है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं चाइनीज़ सेंटर है जो कि एक ब्रॉड एरिया कवर करता है। पूरा ये एरिया जो यहाँ पूरा ये सारा एरिया जो है ये चाइनीज़ सेंटर के अंदर में कवर होता है, इसमें जापान भी इंक्लूड है। दूसरा इंडियन रीजन, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये इंडिया के अलावा इधर पूरा ये जो हिमालय वाला जो रीजन था यहाँ से लेकर करके पूरा ये इंडोनेशिया तक कवर किया हुआ था, दैट इज कॉल्ड हिंदुस्तानी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो फिर नियर ईस्ट देख सकते हैं, साउथ वेस्ट एशिया का रीजन। उसके बाद नियर ईस्ट रीजन अफ्रीकन में ये वाला जो एरिया था इथोपिया और यहाँ एक एरिया यहाँ था। फिर मेडिटेरेनियन ओशन ये है, मेडिटेरेनियन ओशन के चारों ओर जो सराउंडिंग एरिया था यहाँ एक रीजन था जिसे हम लोग मेडिटेरेनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन कहेंगे। उसके बाद यूरोपियन साइबेरियन रीजन था, साइबेरिया यूरोपियन मतलब मिडिल
यूरोप और इसके बीच में जो साइबेरियन रीजन था वहाँ पर कुछ जो टेम्परेट सब टेम्परेट रीजन थे वहाँ पर कुछ प्लांट स्पीशीज़ थे। इसके बाद में नॉर्थ अमेरिकन रीजन के विषय में उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं बताया था। फिर सेंट्रल एशिया के रीजन के बारे में बताया और एंडियन जो रीजन थे उसमें उसके बाद मैक्सिको सेंट्रल अमेरिकन रीजन के बारे में बताया यहाँ मैक्सिको सेंटर में, और उसके बाद में साउथ अमेरिकन रीजन के बारे में उन्होंने बताया इस तरीके से। और ये ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशियन रीजन भी ये इंडियन रीजन में ही प्रेजेंट था सारा कुछ। तो इस सभी रीजन से हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन में उन्होंने किस किस विषय में बताया। अब अगर लिमिटेशंस की बात करें, सभी थ्योरी एकदम परफेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, तो उसमें हर एक थ्योरी में कुछ न कुछ लिमिटेशंस तो होते ही हैं। तो विवलियो की थ्योरी में भी कुछ न कुछ लिमिटेशंस थे। ये लिमिटेशंस इन लिमिटेशंस के विषय में हम लोग आगे बात करते हैं। तो उनके लिमिटेशंस क्या थे? द एक्सपेंशन ऑफ आवर स्टैंडिंग ऑन कल्टिवेटेड प्लांट्स पॉइंटेड सर्टेन लिमिटेशंस ऑन द विवलियो वर्क। अब हम लोग आज जो भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं और उसको अगर कंपेयर करते हैं विवलियोस के व्यू से, तो कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस हम लोग कुछ कुछ चेंजेस देखते हैं। मतलब अकॉर्डिंग जैसा उन्होंने सोचा था सब कुछ वैसा ही नहीं था, कुछ चेंजेस भी थे। अब बात करते हैं विवलियो ने क्या सोचा था और अभी के रिस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ उनसे मैच नहीं होता है, उसी से हम लोग लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। विवलियो कंसीडर्ड द रीजन विथ द ग्रेटेस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ ए स्पीशीज एज अ सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ दैट स्पीशीज। अब विवलियो ने क्या कंसीडर किया था कि जहाँ भी उन्होंने जोग्राफिकल ओरिजिन माना था किसी प्लांट का और सेंटर ऑफ ओरिजिन माना था एक स्पीशीज़ का, उन्होंने बताया था कि वहीं उसी जगह पर उसकी ग्रेटेस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी। लेकिन बाद में हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने नेटिव सेंटर ऑफ ओरिजिन पर तो ओरिजिनेट तो होते हैं लेकिन इतने डाइवर्स नहीं हो पाते हैं, और दूसरे जगह पर अगर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर उनको इंट्रोड्यूस किया गया है और वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो एंड डाइवर्स हो रहे हैं, जैसे मेज़ एंड टोमेटो। तो जो विवलियो की जो पहला जो कंसिडरेशन था उसका ये लिमिटेशंस निकला कि नेचुरल ही अपने जो ओरिजिन सेंटर ऑफ ओरिजिन पे प्रेजेंट में ही वो सिर्फ डाइवर्स नहीं हो सकते हैं, दूसरे जगहों पर भी वो डाइवर्स हो सकते हैं। सेकंड था द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स एज पर विवलियो आर लिमिटेड टू द माउंटेन्स एंड स्मॉल हिल्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। उन्होंने अपने जो एरिया ऑफ ओरिजिन था उसमें सिर्फ स्मॉल माउंटेन्स, स्मॉल हिल्स और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन को ही इंक्लूड किया था। लेकिन बाद में ये पता चला कि जो प्लेन एरियाज़ हैं, जो रिवर प्लेन्स हैं और एलुवियल सॉइल वाले एरिया है, वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में जो कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं उनको ग्रो कराते हैं और वो वहाँ एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं टू ग्रो द कल्टिवेटेड प्लांट्स। तो उन्होंने इसको छोड़ दिया था, जो कि उनको नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि प्लेन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस फॉर कल्टिवेटेड वेरियस स्पीशीज। टुडे सेवरल क्रॉप्स आर नोन whose center of origin are different from the ones suggested by the विवलियो। हम लोग जानते हैं कि आज बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ अभी नोन हैं जो कि विवलियो के सेंटर ऑफ ओरिजिन से अलग उनका नेचुरल ओरिजिन है और वो बहुत अच्छे से कल्टीवेट आज के समय में हो रहे हैं। Also, the origin of many of the species cannot be treated due to lack of sufficient evidence। उन्होंने इतने काम करने के बाद में भी बहुत सारे जगहों को, बहुत सारे एरियाज़ को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से जिन एरिया को उन्होंने स्टडी किया बस उसी के बेसिस पे ही अपना थ्योरी को प्रपोज किया था, और जिस एरिया को उन्होंने छोड़ दिया उसको कंसीडर ही नहीं किया। ये उनकी गलती थी, ये उनके थ्योरी का लिमिटेशंस था। अकॉर्डिंग टू विवलियो प्राइमरी सेंटर, अगर प्राइमरी सेंटर की बात करते हैं जिन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था hilly or small hilly area of tropical and subtropical regions, they are primary centers, is marked by the high frequency of dominant alleles towards the center of recessive towards the periphery। उन्होंने क्या किया था कि जो सेंटर ऑफ ओरिजिन थे उसको अच्छे से स्टडी किया था, लेकिन उसके जो पेरिफेरल रीजन थे, आसपास के जो क्षेत्र थे, उनको उन्होंने बहुत अच्छे से उतना नहीं व्यू किया था, और इसकी वजह से ये जो थ्योरी थी ये उतनी ज़्यादा एक्सेप्टेड, बहुत दिन तक एक्सेप्टेड थी,
लेकिन दूसरे थ्योरीज के आने के बाद में ये थ्योरी को उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिला, कुछ समय तक मिला, लेकिन बाद में इसे थ्योरी को कम्प्लीटली नहीं, लेकिन हाँ कुछ मायने में अनएक्सेप्टेड ये थ्योरी हो गई। लेकिन अनएक्सेप्टेबल होने की वजह से इसे हम लोग डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर विवलियो ने ये वर्क प्रपोज नहीं किया होता तो शायद ये जो नेटिव प्लांट का जो कॉन्सेप्ट था और उसको नेचुरलाइज्ड कंडीशन का जो कॉन्सेप्ट था, ये एक नोन में नहीं आता, और इसकी वजह से बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन प्लांट्स जो कि हम लोग वाइल्ड वैरायटी खोजते हैं इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वो पॉसिबल नहीं होता। तो इन्होंने एक स्टार्टअप तो किया ही और एक व्यू प्रपोज किया जिसके बेसिस पे और बाद के भी अब काम हो रहे हैं, और बहुत सारे उसमें चेंजेस और रिसर्च जो है फॉरवर्ड मूव कर रहा है। तो इन्होंने उस काम को इनिशिएट किया था, उसका ये पायोनियर ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन जो स्पीशीज़ के विषय में उन्होंने बताया था। तो इनका जो वर्क था बहुत ही स्पेशलाइज था, इसलिए इनको 100% हम लोग अनएक्सेप्टेबल नहीं कर सकते हैं और इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ लेक्चर्स लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।